नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं अब तक की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वॉर मेमोरियल में शहीदों को किया नमन। आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण का भव्य समारोह। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे देश विदेश के गणमान्य नागरिक। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात डिनर का आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में जमीन से आसमान तक कई स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अगले 2 दिन राजधानी में नो फ्लाई जोन और निषेधाज्ञा लागू। राष्ट्रपति भवन और बड़े बड़े होटल से लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मी। हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी रामोजी राव को अंतिम विदाई। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज को नम आंखों से दी जा रही है श्रद्धांजलि। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। वहीं शाम को हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक ने जीता फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब। वहीं आज होने वाले पुरुष एकल के फाइनल में कार्लोस अल्कराज और अलेक्जेंडर ज़वेरेव होंगे आमने सामने। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। देश आज शाम एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने जा रहे हैं। शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने आज सुबह राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले, और शपथ ग्रहण से पहले है ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री पद की पहुंच गए हैं बापू के स्थल पर, प्रधानमंत्री यानी कि राजघाट, और यहाँ से राजघाट पर प्रधानमंत्री ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज का दिन बेहद अहम, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और शपथ ग्रहण से पहले मनोनीत पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक में भी शहीदों की बहादुरी और उनके शौर्य को नमन किया। तो ये सदैव अटल की तस्वीरें हैं। सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आज का दिन बेहद अहम है, जिसके गवाह बनने के लिए कई विशिष्ट मेहमान पहुंच चुके हैं, और चप्पे चप्पे पर इस पूरे भव्य समारोह को ठीक से निभाने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आज का दिन बेहद अहम है, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए। अटल जी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को अगर देखें तो बहुत अहम गर्माहट और ऊष्मता थी दोनों के बीच, और आज उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे
नरेंद्र मोदी। तो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होने जा रहा है। इसके साक्षी कई गणमान्य नागरिक बनेंगे और एक तरफ जहां सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर्स और मजदूरों को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्योता दिया गया। और ऐसा करने के पीछे भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन की उच्च प्राथमिकता सबसे बड़ा कारण है। नेशनल वॉर मेमोरियल भी गए नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने जो शहीद हैं, अमर जवान ज्योति हैं, उन्हें नमन किया। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को ध्यान में रखते हुए आज का जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, ये अपने आप में भव्य होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए, जिसका साक्षी बनने के लिए विशिष्ट मेहमान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की जो सरकार बनने वाली है 3.0, उसको लेकर तैयारियां बहुत अहम। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह 7:15 बजे राष्ट्रपति प्रांगण में होगा, राष्ट्रपति भवन प्रांगण में। और सभी जानते हैं कि बेहद खास मेहमान पहुंच चुके हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कौन कौन मंत्री बनने वाला है। और हम जानते हैं कि संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल में सर्वसम्मत से नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था सांसदों को कि जो उनको फ़ोन आए तो वेरीफाई कर लें। और ये एक तरह से कहा था कि ये एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसमें मीडिया को पहले पता नहीं चलता है कि कौन मंत्री बनने वाला है, सीधे फ़ोन जाता है। और इस बात को सांसदों को उन्होंने कहा भी कि जब फ़ोन आए तो ज़रूर वेरीफाई करें कि फ़ोन सही जगह से आया है। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो संभावित मंत्री हैं उनको फ़ोन जाने शुरू होने वाले हैं। और एक परंपरा रही है कि जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले सांसदगण हैं उनको चाय पर बुलाया जाता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें चाय पर बुलाते हैं, बाद में डिनर भी दिया जाता है। तो वो उस परंपरा के तहत माना जा रहा है कि जो भी संभावित मंत्री हैं उनको चाय पर बुलाया जा सकता है। तो ये सबकी नज़रें हैं कि अब से 1 घंटे बाद कौन कौन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री आवास पहुंचेगा, तो उसको लेकर फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। एक बात बहुत स्पष्ट है कि फार्मूले पर बहुत मंथन हुआ है। एनडीए सहयोगियों को कितनी सीटें देनी है वो सब कुछ तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लेकर एक अंतिम फैसला ले लिया है। अपने तमाम जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ बातचीत कर हमने देखा कि 3 दिनों तक मंथन हुआ। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सहयोगियों से बातचीत करें। वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इंतजार इसी बात का है कि संभावित मंत्रियों को फोन जाना शुरू होगा। कौन कौन अगर चाय सुबह रखी जाती है तो उस पर आएगा, तो सबकी की निगाहें अब उसी पर। अच्छा, ये भी खबरें हैं कि करीबन 30 के आसपास जो मंत्री हैं वो आज शपथ ले सकते हैं, और कितने राज्यों से कितने मंत्री बनेंगे खैर ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें एक अलहदा बात ये भी है शैलेंद्र, आपने लगातार दोनों शपथ ग्रहण कवर किए होंगे, कि इस बार जो सफाई कर्मी हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं,
उनको भी इस भव्य समारोह का साक्षी बनने का, गवाह बनने का मौका मिलेगा। तो अपने आप में हमने बहुत से शपथ ग्रहण देखे होंगे जब हम मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं या फिर कई अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री, लेकिन उस लिहाज से मोदी 3.0 में ये बहुत अलग और अनूठा। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रही है। जब संसद भवन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब हमने देखा था कि जो श्रमिक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उनका सम्मान करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, वहाँ पर भी उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रही है कि देश के योगदान में जिन लोगों का भी योगदान है, वो आम हो खास हो, हर कोई उनके लिए खास है। और ये एक झलक आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन प्रांगण में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कई देशों के जो खास मेहमान हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, देश के तमाम विशिष्ट लोग मौजूद रहेंगे। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके बहुत हर जगह पर सम्मान देते हैं, राष्ट्र निर्माण में जिन मजदूरों की, जिन स्वच्छाग्रहियों की, जिन स्वच्छता कर्मियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको भी एक सम्मान देने के एक जस्चर के तहत आप देखेंगे कि उन्हें भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली दिखाती है, जब वो कहते हैं कि सबको साथ लेकर और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जितना हो सकता है वो आगे लाकर योजनाएं बनाई जाती है। और मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों में भी ये झलका है और हम इस बड़े समारोह में भी ये देखने जा रहे हैं। शैलेंद्र, क्योंकि आप लगातार जो ये सियासी हलचल चली है इन 3 से 4 दिनों में, आप उसका हिस्सा रहे। हमने देखा कि कई बैठकें हुई, कुछ बैठकें नड्डा जी के घर पर हुई, हमने देखा कि गृह मंत्री के घर पर भी बैठक हुई थी कल। तो क्या फॉर्मूला तय किया गया कि किस हिसाब से मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्रालय जो अलॉट होंगे, खैर वो तो बात की बात है। तो किस, आप क्योंकि इतने सालों से इस पर नज़र रखते हैं, किस फॉर्मूले के तहत मोदी 3.0 का स्वरूप होने वाला है? देखिए, विचार विमर्श का लंबा दौर चला है, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार होता है और फार्मूले तय हो गए हैं। जेडीयू और टीडीपी ये दो सबसे बड़े एनडीए के सहयोगी हैं, तो निश्चित तौर पर उनको ज़्यादा मंत्री पद मिलने वाला है बाकी सहयोगी दलों के मुकाबले। बाकी सहयोगी दल जिनके 5 से कम सांसद जीते हैं, उनको एक अधिकतम मंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री मिलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और हम देखेंगे कि 1 और 2 सांसदों वाले जो एनडीए सहयोगी है, उनमें से तमाम प्रमुख सहयोगी सरकार में नजर आ सकते हैं, इस बात की संभावना है। पहले भी ऐसा हुआ है, जब पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद एनडीए के सहयोगियों को जगह दी गई थी। अपना दल से प्रिया पटेल, आप रामदास अठावले आरपीआई से, इस तरह के तमाम सहयोगी केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनको जगह दी गई थी। तो ऐसे कई सहयोगी जगह पा सकते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। चर्चा इसी बात को लेकर ज़्यादा है कि टीडीपी और जेडीयू को कितनी सीटें दी जाएंगी। कहा जा रहा है कि कम से कम 2 मंत्रालय, 2 मंत्री इनसे जरूर बनाए जाएंगे, टीडीपी से और जेडीयू से, और हो सकता है एक और मंत्री बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोनों दलों की तरफ से ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया है, कोई डिमांड नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर कहा गया कि वो चाहते हैं कि उनके राज्य का विशेष ध्यान रखा जाए, तमाम एक तरह से जो राज्य की चुनौतियाँ हैं उस पर केंद्र सरकार काम करे मिलकर राज्य से, ये इच्छा है। ये टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, हम जानते हैं कि इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, संयोजक रहे हैं, एनडीए में रहने का एक लंबा अनुभव रहा है। किस तरह से आंध्र प्रदेश का विकास हो, वो उनकी प्राथमिकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सर्वसम्मत से एनडीए नेता चुने जाने पर यह कहा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कि कोई एक तरह से उन्होंने इशारा किया, डिमांड नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि बिहार के जो कुछ बचे कुछ जो चुनौतियां ये भी संभव है, पहले से भी देश का विकास हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है। क्या ये भी संभव है, जब हम एनडीए सरकार के स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज ऐतिहासिक दिन है, तीसरा कार्यकाल होगा नरेंद्र मोदी का, इसमें जिन राज्यों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, वहाँ से जो मंत्री पद हैं वो घटेंगे?
देखिए, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं होता। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ अपेक्षित इतना प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कम मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक जो है बाकी समीकरणों को ध्यान रखना पड़ता है। चुनावी राज्यों को हो सकता है ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि राजनीतिक यथार्थ को राजनीतिक दल देखते हैं। तो ऐसे में जिन राज्यों में इसी साल चुनाव होना है या अगले साल चुनाव होना है, वहाँ हम देखेंगे महाराष्ट्र जैसे राज्य जहाँ पर देखें तो उस तरह का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा एनडीए का, फिर भी वहाँ प्राथमिकता मिल सकती है। लेकिन ये सारा विशेषाधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उत्तर प्रदेश को लेकर ये चर्चा हो सकती है कि हाँ, चूंकि 9 मंत्री और आप देखें सबसे ज़्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से आते थे और 80 सांसदों वाला प्रदेश है, और वहाँ हम जानते हैं कि अच्छा, ये दो कहा भी जाता है खबरें राजनीति में बहुत कि केंद्र की सत्ता का जी, रास्ता आपने बहुत अहम कहा, लेकिन क्योंकि आप पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं शैलेंद्र, लेकिन दो खबरें लगातार सियासी गलियारों में हलचल मचाती हुई नजर आई कि भाई जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो किसको जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बहुत चर्चा गर्म थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो एक बड़ी सहयोगी घटक दल के रूप में उभर कर सामने आई है जब हम 2024 के चुनावों की बात करते हैं। तो देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए शुक्रिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत एक तरह से विद्यार्थी ही हूं मैं राजनीतिक पत्रकारिता का। बात यह है कि जो विशेष राज्य की दर्जे का मुद्दा है, मौजूदा प्रावधानों के तहत आप देखें कि वो एक तरह से संभव नहीं था। बिहार हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, ये राज्य मांग करते रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि जब नियम बदले तो सिर्फ पहाड़ी राज्यों को एक विशेष एक राहत देने का प्रावधान है। हाँ, ये जरूर है कि विशेष पैकेज आप देखें, बिहार को पहले भी 80,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज दिया जा चुका है इसी मोदी सरकार के द्वारा, और इस तरह का विशेष राहत, विशेष पैकेज उन राज्यों को जिन राज्यों की भौगोलिक स्थितियां या फिर कोई प्राकृतिक समय कम है, लेकिन बहुत अहम आप बता रहे हैं कि फॉर्मूला तय कर लिया गया है, और ये उनको भी नहीं पता होगा जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, सीधा फोन जाएगा। ये बहुत अहम आपने बताया। उम्मीद करते हैं कि जो अफवाहों का बाजार है उस पर विराम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर वो 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया के पद पर रह चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तीसरी बार सत्ता में पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। अपनी इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी निर्वाचित सरकार के मुखिया के तौर पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले नेता बन चुके हैं। गुरुवार तक नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 8,279 दिन काम कर चुके हैं, यानी एक सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने 8,000 दिनों से ज्यादा शासन किया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ उनके गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के दिन भी शामिल हैं।
नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मई 2014 से अब तक वह देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी कुल 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया के पद पर रह चुके हैं। सत्ता के मुखिया पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले दूसरे नेता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि वे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि देश के पहले पीएम बने। उन्होंने कुल 6130 दिनों तक केंद्र की सत्ता संभाली। देश की आजादी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। नेहरू 1947 से 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक सत्ता संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, वह 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत है। और इस मायने में हम जरूर याद कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कोई तुलना नहीं है। तुलना इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम का जो मंच था कांग्रेस, उसके नेता थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण जन से निकले हुए नेता हैं और जिनको जनता का विश्वास प्राप्त है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही वाराणसी संसदीय सीट के इतिहास में नया पन्ना जुड़ेगा। इसी के साथ वाराणसी यूपी की ऐसी दूसरी सीट होगी जहां से लगातार तीसरी बार चुने जाने वाले सांसद प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड प्रयागराज की फूलपुर सीट और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम रहा। लखनऊ और रायबरेली सीट भी प्रधानमंत्री पद को लेकर खास रही है। लखनऊ सीट से चुनाव जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन सके, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत सकी थीं। यही नहीं, पीएम मोदी की तीसरी बार जीत इस मायने में भी खास है कि वो भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं और प्रत्येक चुनाव में अपना वोट शेयर बरकरार रखा है। भारत में अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 चुनाव जीत पाए हैं। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पीएम मोदी दूसरे नेता हैं। बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो जवाहरलाल नेहरू को 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में 45%, 47.8% और 44.7% वोट मिले। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में 38.5%, 44.9% और 43.82% वोट मिले। नेहरू के लिए वोट प्रतिशत 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में बढ़ा, लेकिन 1962 आते आते नेहरू की लोकप्रियता में कमी आई, जो 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव के नतीजे में परिलक्षित भी हुआ। तीसरे आम चुनाव में नेहरू का वोट प्रतिशत 1952 से भी नीचे चला गया। जीती गई सीटों में भी कहानी दोहराई गई। इस मायने में पीएम मोदी की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते हैं और प्रत्येक चुनाव में अपना वोट शेयर भी बरकरार रखा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही लोकप्रिय थे, क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली थी इतने 100 वर्षों के बाद। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में इस प्रकार का प्रबल विपक्ष नहीं था। आप परिवेश को देखें, इतनी मीडिया नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, लोगों तक पहुंचती थी। आज के युग में सब कुछ सबके सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। 1984 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति लहर पर सवार राजीव गांधी ने 49.1% वोट शेयर के साथ 541 सीट पर हुए चुनाव में अब तक की सर्वाधिक 414 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2019 में 45% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीती थीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। राजीव गांधी की इस जीत और पीएम मोदी की जीत में मूलभूत अंतर इस बात से समझा जा सकता है कि राजीव गांधी की जीत इंदिरा गांधी की हत्या से उपजे सहानुभूति का नतीजा थी, जबकि पीएम मोदी की जीत उनके शासन और पार्टी की घोषणा पत्र पर जनता का विश्वास था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं T20 क्रिकेट की, जहां आज विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होनी है। ये 8वीं बार होगा जब T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि आंकड़ों और प्रदर्शन पर गौर करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है। मौजूदा विश्व कप में पाकिस्तान को अपने पहले मैच में अमेरिका से हार झेलनी पड़ी। वहीं भारतीय टीम ने अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जीत से की थी। ऐसे में आज जहां भारत की नज़र अपनी दूसरी जीत पर होगी, वहीं पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश के हिसाब से मैदान में उतरेगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार